दिन में मैं साइकिल पर सेब बेचता था। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक गलियों में चक्कर लगाता, ताज़े सेब ले लो, कश्मीरी सेब, चिल्लाता और लोग आधा किलो, 1 किलो लेकर चले जाते। जो पैसे बचते, उनमें से आधे घर के लिए, बाकी किताबों के लिए। रात 10 बजे के बाद जब सारी दुनिया सो जाती, मैं एक मिट्टी के तेल का लैंप जलाकर पढ़ने बैठता। पापा को ये बात कभी रास नहीं आई। वो कहते, तेरे जैसे पढ़े लिखे निकम्मे से क्या होगा? जो 2 पैसे कमाता है, वो भी किताबों में उड़ा देता है। घर वाले नहीं जानते थे कि मैंने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया है। महीनों से चोरी चोरी कोचिंग की पुरानी किताबें खरीदता, लाइब्रेरी से फोटोकॉपी करवाता, रात रात भर जागता। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, उस दिन भी मैं रोज की तरह साइकिल पर सेब बेचकर लौटा था। दूर से ही देखा, हमारे छोटे से मकान के बाहर भारी भीड़ लगी थी। टीवी वाले कैमरे ताने खड़े थे, पड़ोसी फुसफुसा रहे थे। मैं हैरान, साइकिल खड़ी की और भीतर घुसा ही था कि पापा दौड़ते हुए आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। मैं समझ नहीं पाया। लगा शायद किसी की मौत हो गई हो, पर अगले ही पल पापा की आवाज़ गूंजी, अरे निकम्मे, कल ही कहा था ना बिजली का बिल भरना है, फिर किताबें ले आया? एक बूढ़े बाप से तुझे शर्म भी नहीं आती? कब तक मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहूंगा? अब तेरी उम्र हो गई है, अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा। मगर तुझे तो बस किताबों से प्यार है। मैं सिर झुकाए खड़ा रहा। भीड़ देख रही थी, टीवी वालों का कैमरा मेरे चेहरे पर था। मुझे पता था कि अभी कुछ मिनट बाद पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ जाएगा कि मैंने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 48 लाया है। लेकिन उस पल सिर्फ पापा की बातें चुभ रही थीं। मैं चुपचाप किताबों का झोला कंधे पर टांगे कमरे की तरफ बढ़ गया, दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठ गया। दिल बहुत भारी था। माँ की आवाज़ बाहर से आ रही थी। वो पापा को समझा रही थी, बस करो जी, छोड़ दो इसे। पर पापा नहीं मान रहे थे। मैंने कान बंद कर लिए। आंखें मूंदते ही पिछले 5 साल घूम गए। दिन में सेब बेचना, रात में पढ़ना, भूखे पेट सोना, बारिश में भीगते हुए साइकिल चलाना, दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी में न जा पाना क्योंकि इंटरनेट रिचार्ज के पैसे नहीं होते थे। सब याद आया। आंसू अपने आप बहने लगे। फिर अचानक उठा, अलमारी के ऊपर रखा मिट्टी का गुल्लक उतारा। 6 महीने से मैं इसमें पैसे जोड़ रहा था, एक नई शर्ट खरीदने के लिए। दिवाली पर पहनूंगा, सोचकर रखा था। गुल्लक फोड़ा, भीतर से 870 रुपये निकले। मैंने भगवान का नाम लिया और पैसे जेब में रख लिए। पापा के कमरे में गया। वो अब भी उदास बैठे थे। मैं पास बैठा और धीरे से कहा, पापा, ये पैसे मैंने अपनी शर्ट के लिए बचाए थे, आप बिजली का बिल भरवा दीजिए। पापा ने पहले मुझे घूरा, फिर पैसे फर्श पर फेंक दिए। नहीं चाहिए तेरे 2 कौड़ी के पैसे, अब एहसान जता रहा है मुझ पर। जा, अपनी मनहूस शक्ल लेकर जा यहाँ से। मैंने पैसे उठाए, वापस उनकी सिरहाने रखे और चुपचाप बाहर आ गया। कमरे में लौटा तो दरवाज़ा बंद कर लिया। ज़मीन पर बैठ गया। किताबें सामने खुली थीं, पर एक अक्षर भी दिमाग में नहीं घुस रहा था। लगा जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। पापा को क्या पता कि जिस किताब पर वो गुस्सा हो रहे हैं, उसी ने मुझे वो मुकाम दिलाया है जिसकी वजह से बाहर टीवी वाले खड़े हैं। रात गहराती गई, बाहर भीड़ कम हुई। टीवी वालों ने रिपोर्टर भेजा, पड़ोसी बधाई देने आने लगे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, बेटा, खाना खा ले। मैंने मना कर दिया। पापा अब तक नहीं आए। मुझे लगा शायद उन्हें शर्मिंदगी हो रही होगी। मैंने फैसला कर लिया, सुबह सबसे पहले उनके पैर छूऊंगा, फिर चाहे वो मारें या गाली दें, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनका गुस्सा प्यार का उल्टा रूप है। सुबह 7 बजे मैं तैयार होकर बाहर निकला। पापा चाय पी रहे थे। मैंने उनके पैर छुए। वो पहले तो हटे, फिर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उनकी आंखें नम थीं। मैंने कहा, पापा, आज से मैं सेब नहीं बेचूंगा। आज से मैं आपको वो सब दूंगा जो आपने मुझे दिया, उससे कहीं ज़्यादा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा कुछ नहीं बोले, बस मुझे सीने से लगा लिया। बाहर सूरज निकल चुका था। मैंने साइकिल देखी जो पिछले 5 साल से मेरी साथी थी। अब उसे अलविदा कहने का वक्त था। मैंने मन ही मन वादा किया, अब जो कमाऊंगा उसमें से 1 रुपया भी किताबों पर खर्च नहीं होगा, सिवाय इसके कि अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदूं। और उस दिन मैं समझ गया था, सपने पूरे करने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती,
कभी कभी अपने सबसे करीबियों को भी थोड़ा दर्द देना पड़ता है, पर अंत में वही दर्द मीठी याद बन जाता है। पापा आज भी कभी कभी पुरानी बातें छेड़ते हैं। याद है, तू कितना जिद्दी था। मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि अब वो गर्व से कहते हैं मेरा बेटा आईएएस बना है, और मैं जानता हूँ कि वो गर्व मेरे रैंक 48 पर नहीं, मेरे उस जिद पर है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जिंदगी फिर चल पड़ी। सेब की साइकिल अब गैरेज में खड़ी है। कभी कभी मैं उसे पोंछता हूँ, उस पर हाथ फेरता हूँ और सोचता हूँ, ये वो साइकिल है जिसने मुझे मेरे सपनों तक पहुँचाया। ये वो किताबें हैं जिन्होंने मुझे मेरे पापा का गर्व बनाया। और ये वो आंसू हैं जो आज मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। बस यही है मेरी कहानी, एक सेब बेचने वाले लड़के की कहानी, जो एक दिन अपने पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और आज पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। जिंदगी का फेर यही है, मेहनत करो, चुप रहो, और एक दिन सूरज खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। मैंने वो सूरज देख लिया है। कुछ साल बीत गए। अब मैं जिले का डीएम था। सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचा तो छपरासी ने सलाम ठोका। साहब, आज आपके गांव से कोई आया है? मैंने फाइल बंद की और पूछा, कौन? आपके पापा। दिल एक पल को धुक से रह गया। पापा? बिना बताए? मैं दौड़ता हुआ बाहर आया। गेट पर वही पुरानी धोती, कुर्ता, सिर पर गांधी टोपी, हाथ में एक थैला लटकाए पापा खड़े थे। मुझे देखते ही मुस्कुराए, पर मुस्कान में कुछ शर्म थी। पापा, आप यहाँ अचानक? बेटा, वो आज तेरी माँ की बरसी है, सोचा साथ में चलेगा तो अच्छा रहेगा। मैंने तुरंत गाड़ी मंगवाई। रास्ते में पापा चुप रहे। मैंने 2-3 बार बात शुरू की, पर वो बस खिड़की से बाहर देखते रहे। गांव पहुंचे तो माँ की समाधि पर फूल चढ़ाए। पापा ने हाथ जोड़े, लंबी देर तक सिर झुकाए रहे। फिर अचानक बोले, तेरी माँ को मैंने कभी नहीं बताया था कि तू रात भर पढ़ता था। वो सोचती थी तू सो रहा होता है। मैं दरवाजे की ओट से देखता था, लैंप की लौ तेरे चेहरे पर पड़ती थी। मैं चुपके से तेल डाल आता था। मेरी आंखें भर आईं। घर लौटे तो पापा ने अपना थैला सरचार हो रहा है खोला। उसमें से वही पुरानी साइकिल की घंटी निकाली जो मैं सेब बेचते वक्त बजाया करता था। जंग लगी हुई, पर आवाज़ अभी भी वही। ये तेरे ऑफिस में टांग देना, जब भी घमंड चढ़े ना, एक बार बजा लेना, याद आ जाएगा कि तू कहाँ से शुरू हुआ था। मैंने घंटी हाथ में ली। ठीक उसी वक्त छोटी बहन आई। भैया, चाय? पापा ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं बेटी, अब तेरे भैया को चाय नहीं, सेब चाहिए होंगे। फिर मेरी तरफ देखकर हंसे। है ना बेटा? मैं हंस पड़ा। पापा भी हंसे। पहली बार इतने सालों बाद उनकी हंसी में कोई कड़वाहट नहीं थी। शाम को मैंने पापा को अपने सरकारी बंगले पर ले गया। ड्राइंग रूम में वही घंटी टांग दी। पापा ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, बेटा, एक बात याद रखना, ये कुर्सी, ये बंगला, ये गाड़ी सब किराए के हैं। असली मालिक तो वो सेब वाला लड़का है जो आज भी तेरे भीतर कहीं जिंदा है। उसे कभी मत मारना। रात को खाना खाते वक्त पापा ने अचानक कहा, सुन, अगले महीने तेरी पोस्टिंग दिल्ली हो रही है ना? मैं भी चलूंगा। मैं हैरान, पापा आप गांव छोड़कर? हाँ, अब गांव में मेरे सेब बेचने की जरूरत नहीं। अब मेरे बेटे के पास पूरा हिंदुस्तान है। मैं भी तो देखूं कि मेरा बेटा क्या क्या करता है। उस रात मैंने पहली बार चैन की नींद सोया। सुबह उठा तो देखा पापा बरामदे में बैठे सूरज को निहार रहे थे। मैं पास गया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, आज से मैं भी पढ़ना शुरू करूंगा। क्या पढ़ेंगे पापा? अखबार, पूरा अखबार, ताकि जब लोग कहें कि डीएम साहब के पिता अनपढ़ हैं तो मैं कह सकूं नहीं, मैं रोज अपना अखबार पढ़ता हूं। मैंने पापा को गले लगा लिया। और आज आज जब मैं फाइलों पर दस्तखत करता हूं तो कभी-कभी घंटी अपने आप बज उठती है, हवा से शायद। मैं मुस्कुरा देता हूं, समझ जाता हूं वो सेब वाला लड़का अभी भी जिंदा है। वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि जब तक पापा की आंखों में वो गर्व की चमक है, तब तक मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। बस अब सेब कोई और बेच रहा है, और मैं पूरे देश को वो मीठे सेब खिलाने की कोशिश कर रहा हूं जो कभी मैं साइकिल पर ले जाया करता था। दिल्ली की पोस्टिंग हो गई। सेक्रेटेरिएट के चौथे माले पर मेरा कमरा। बाहर नेमप्लेट पर लिखा था, अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय। पहला दिन था।
सुबह 9 बजे मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि दरवाज़ा खुला और पापा अंदर आए। धोती कुर्ता, कंधे पर वही पुराना झोला। पीछे पीछे मेरा पिए घबराया हुआ। सर, मैंने रोका था, पर ये मानते ही नहीं। मैं हंस दिया। कोई बात नहीं, ये मेरे पापा हैं। पापा ने चारों तरफ देखा, फिर मेरी मेज़ पर रखी नेमप्लेट उठाई और धीरे से पढ़े, अतिरिक्त सा चिव। फिर मुस्कुराए। बेटा, सचिव तो बहुत होते हैं, तू अतिरिक्त है, मतलब सबसे ज्यादा सच बोलने वाला। अच्छा है। मैंने चाय मंगवाई। पापा ने चुस्की ली और बोले, सुन, आज मैं तेरे साथ पूरे दिन रहूंगा, देखूंगा तू करता क्या है। और सचमुच पूरे दिन रहे। मीटिंग में मेरे बगल में बैठे, फाइलें देखते रहे। जब मैंने किसी अफसर को डांटा तो चुपके से मेरी जांघ दबा दी। बस कर बेटा, अभी तो तू खुद डरता था अफसरों से। शाम को घर लौटे तो पापा ने कहा, बेटा, एक काम कर, कल सुबह मुझे अपने साथ एक गांव ले चल, कोई ऐसा गांव जहां आज भी बच्चे लैंप जलाकर पढ़ते हों। अगली सुबह हम पहुंचे बिहार के एक दूर के गांव में। बिजली नहीं थी, स्कूल की छत टूटी हुई, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे थे। पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस अपना झोला खोला और उसमें से 10,000 रुपये निकालकर प्रिंसिपल को थमा दिए। ये मेरे बेटे की पहली तनख्वाह के बचे हुए पैसे हैं। यहाँ लाइब्रेरी बनवा दो और एक जनरेटर भी। मैं सन्न रह गया। पापा ने मेरी तरफ देखा और बोले, तेरी पहली तनख्वाह मैंने अभी तक नहीं छुई थी। सोचा था शादी में काम आएगी, पर अब लगा कि ये पैसा यहाँ ज्यादा काम का है। उस दिन के बाद पापा हर महीने एक गांव चुनते, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़, कभी उत्तर पूर्व। मैं ऑफिशियल टूर पर जाता, पापा मेरे साथ। होटल में नहीं रुकते थे, किसी स्कूल के बरामदे में सो जाते। सुबह उठते तो बच्चों को अपनी कहानी सुनाते। मेरा बेटा सेब बेचता था, आज पूरा हिंदुस्तान संभालता है। तुम भी संभाल सकते हो? लोग पूछते। बाबूजी, आप कौन हैं? पापा हंसते। मैं तो बस एक सेब वाले का बाप हूँ। फिर एक दिन अचानक पापा की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने कहा, लिवर पूरी तरह खराब, बस कुछ महीने। मैंने सारी दुनिया की दवाइयाँ मंगवाईं, पापा ने मना कर दिया। बेटा, अब बस एक आखिरी इच्छा है। बोलो पापा, मुझे अपने गांव ले चल, वहीं मरूंगा जहां तू सेब बेचता था। हम घर लौट आए। पुराना मकान अब नया बन चुका था, पर पापा ने कहा, मुझे पुराने वाले कमरे में सुला दो, वहीं जहां तू रात में लैंप जलाया करता था। आखिरी रात थी। पापा बिस्तर पर लेटे थे। मैं उनके पैर दबा रहा था। अचानक पापा ने मेरे हाथ रोके और धीरे से कहा, बेटा, वो साइकिल की घंटी अब तू किसी और को दे देना, अब मेरी बारी है बजाने की। फिर आंखें बंद कर लीं। सुबह जब सूरज निकला तो पापा चले गए। मैंने उनकी जेब से वही जंग लगी घंटी निकाली, एक बार बजाई, पूरे गांव में गूंज गई, जैसे कोई सेब वाला फिर से चिल्ला रहा हो, ताज़े सेब ले लो, सपनों वाले सेब, जो खाओगे आईएएस बन जाओगे। शाम को मैंने घंटी गांव के स्कूल में टांग दी और नीचे एक तख्ती लगवाई, ये घंटी एक सेब वाले के बाप की है। जब भी हार मानने का मन करे, इसे बजा लेना, याद आ जाएगा। सपने साइकिल पर भी आते हैं, बस मेहनत का पेडल मारते रहना। आज भी जब मैं किसी गांव जाता हूँ, बच्चे घंटी बजाते हैं और मैं मुस्कुरा देता हूँ। पापा अब भी मेरे साथ हैं, हर उस बच्चे में जो रात में लैंप जलाता है, हर उस पिता में जो चोरी चुपके तेल डाल आता है। पापा के जाने के बाद पहली बार मैं अकेला महसूस कर रहा था। दिल्ली का बंगला खाली खाली सा लगता। शाम को जब लाइट जलती तो दीवार पर उनकी परछाई नहीं बनती थी। मैंने तय किया, अब और नहीं। एक दिन सुबह सुबह मैं गांव लौटा। स्कूल पहुंचा जहां घंटी टंगी थी। बच्चे छुट्टी के बाद खेल रहे थे। मैंने प्रिंसिपल को बुलाया और कहा, इस स्कूल का नाम बदल दो। आज से ये सेब वाले बाबूजी मेमोरियल स्कूल कहलाएगा और हर साल 17 नवंबर को यहाँ सपनों का मेला लगेगा, जिसमें कोई भी बच्चा आएगा, अपनी कहानी सुनाएगा और सबसे मजबूत कहानी वाले को मैं खुद 10,000 रुपये और एक नई साइकिल दूंगा। पहला मेला 17 नवंबर 2026 को लगा। पूरा गांव सजा था। सेब की टोकरियां सजाई गईं, पर बेचने के लिए नहीं, बांटने के लिए। सैकड़ों बच्चे आए, कोई चाय बेचता था, कोई जूते पॉलिश करता, कोई रात में होटल में बर्तन मांजता। हर बच्चे की आंखों में वही आग थी जो कभी मेरी थी। सबसे आखिरी नंबर आया एक 10 साल की लड़की का। उसका नाम था रेशमा। उसने माइक पकड़ा और बोली,
मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। मैं दिन में उनके रिक्शे के नीचे बैठकर पढ़ती हूँ। लोग कहते हैं लड़की है, क्या करेगी पढ़कर? पर मैं आईएएस बनूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ एक सेब वाले के बाप की घंटी है। जो भी इसे बजाता है, उसके सपने पूरे होते हैं। उसने घंटी बजाई, पूरी मैदान में गूंज उठी। मैं मंच पर खड़ा था, आंखें भर आईं। मैंने उसे गोद में उठाया और पूरे गांव के सामने कहा, ये घंटी आज से तुम्हारी है और तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा मेरा। तुम्हें कोई रिक्शे के नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। उसके बाद हर साल मेला लगने लगा। रेशमा आज आईएएस की तैयारी कर रही है। हर रात मुझे फ़ोन करती है, अंकल, आज मैंने 3 घंटे पढ़ा। मैं हंसकर कहता हूँ, बस 3? मैं तो 5 पढ़ता था। वो हंसती है, अंकल, आप तो सेब बेचते थे, मैं तो सिर्फ रिक्शे के नीचे बैठती हूँ, मेरी मेहनत कम है। धीरे धीरे मेले की खबर पूरे देश में फैल गई। अब 17 नवंबर को सिर्फ मेरे गांव में नहीं, यूपी, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, सैकड़ों गांवों में सपनों का मेला लगता है। बच्चे घंटी बजाते हैं और ऊपर कहीं पापा मुस्कुराते होंगे। एक दिन मुझे राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया। भारत रत्न के लिए नाम आया था। समारोह के दिन मैंने सूट नहीं पहना, उसके बजाय वही पुराना कुर्ता पायजामा पहना जो पापा पहनते थे, और जेब में वही जंग लगी घंटी रखी। जब राष्ट्रपति जी ने मेडल पहनाया तो मैंने माइक लिया और कहा, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये उस बाप का है जो चोरी चुपके लैंप में तेल डालता था। ये उस माँ का है जो भूखी सो जाती थी ताकि मैं पढ़ सकूं। और ये उन लाखों बच्चों का है जो आज भी साइकिल पर, रिक्शे के नीचे, लालटेन की रोशनी में सपने देख रहे हैं। फिर मैंने जेब से घंटी निकाली और पूरे राष्ट्रपति भवन में बजा दी। एक पल को सन्नाटा हुआ, फिर सारी भीड़ ने तालियां बजाईं। आज मैं रिटायर होने की उम्र के करीब हूँ। लोग कहते हैं, सर, अब आराम कर लीजिए। मैं हंस देता हूँ, आराम? जब तक एक भी बच्चा लैंप जलाकर पढ़ रहा होगा, तब तक सेब वाले का बेटा चैन से नहीं बैठेगा। अब मैं पूरे देश में घंटी फाउंडेशन चला रहा हूँ। हर गांव में एक घंटी टंगी है। हर घंटी के नीचे लिखा है, बजा लो यारो, सपने अभी बाकी हैं। और जब भी कोई बच्चा घंटी बजाता है, मुझे लगता है पापा कहीं से चिल्ला रहे हैं, ले बेटा, ताज़े सेब, अब खा ले और उड़ जा आसमान में। तो तुम भी, अभी इसी वक्त, अपने दिल में वो घंटी बजा लो और सुन लो वो आवाज़, ताज़े सेब ले लो, सपनों वाले सेब। आज 17 नवंबर 2025 है। रात के 9:30 बज रहे हैं। मैं अपने पुराने कमरे में बैठा हूँ, वही कमरा जहाँ कभी लैंप जलाकर पढ़ता था। दीवार पर अभी भी पापा की तस्वीर टंगी है, नीचे वही जंग लगी घंटी लटक रही है, टीवी पर खबर चल रही है। देश भर में आज लाखों बच्चों ने एक साथ घंटी बजाई। सपनों का मेला अब राष्ट्रीय पर्व बन चुका है। रिपोर्टर दिखा रहा है, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, गांव-गांव में बच्चे लालटेन के सामने खड़े होकर घंटी बजा रहे हैं। और हर घंटी की आवाज़ मेरे कानों में एक साथ गूंज रही है। मैंने मोबाइल उठाया, रेशमा का फ़ोन आया। अंकल, मैंने आज रैंक 6 ला लिया, प्रीलिम्स में। मैं चीख पड़ा, रेशमा। वो रोते हुए बोली, अंकल, मैंने घंटी बजाई थी, पापा जी ने सुना होगा ना? मैंने कहा, सुना नहीं बेटी, वो तो ऊपर से तालियां बजा रहे होंगे। फिर दूसरा फ़ोन आया, एक लड़का, नाम था रवि, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन का। सर, मैं चाय बेचता था, आज मेरा आईआईटी रैंक 42 आया है। मैंने आपकी घंटी को छुआ था पिछले साल मेले में। एक के बाद एक फ़ोन आते रहे। कोई नीट में टॉप किया, कोई एनडीए, कोई यूपीएससी। हर बच्चा एक ही बात कह रहा था, मैंने घंटी बजाई थी और सपना सच हो गया। रात गहराती गई। मैं बाहर बरामदे में आया। आज पूर्णिमा है, चांद पूरा चमक रहा है। दूर स्कूल की छत पर वो घंटी हवा में हल्के हल्के झूल रही थी। मैंने आंखें बंद कीं और पहली बार मुझे लगा कि पापा सचमुच मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने वही पुरानी धोती पहनी है, हाथ में सेब की टोकरी। मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अब टोकरी खाली हो गई, सारे सेब बट गए, अब बस एक आखिरी सेब बचा है, ये तू खा ले। मैंने हाथ बढ़ाया, हाथ में कुछ नहीं आया, बस हवा। फिर भी मैंने मुस्कुराकर कहा, पापा, मैंने तो पहले ही खा लिया था, उसी दिन जब आपने मुझे गाली दी थी और मैंने फिर भी पढ़ना नहीं छोड़ा। पापा हंसे, पूरे आकाश में उनकी हंसी गूंज गई और फिर धीरे धीरे वो हवा में घुल गए। मैंने आंखें खोलीं,
चांद अभी भी वही था, पर अब मुझे अंधा-दो करती है। पता है, पापा कभी गए ही नहीं थे। वो हर उस बच्चे में है जो आज रात लैंप जला रहा है, हर उस पिता में है जो चुपके से तेल डाल रहा है, हर उस माँ में है जो भूखी सो रही है ताकि उसका बच्चा पढ़ सके। मैंने फ़ोन उठाया और लाइव कर दिया। पूरे देश में लाखों लोग देख रहे थे। मैंने सिर्फ एक बात कही, दोस्तों, आज 17 नवंबर 2025 है। ठीक अभी जहाँ भी हो अपने दिल में वो घंटी बजा लो और एक बार जोर से चिल्लाओ, पापा मैंने कर दिखाया। क्योंकि वो सुन रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। फिर मैंने अपना फ़ोन नीचे रखा, आसमान की तरफ देखा और ज़ोर से चिल्लाया, पाप आपका सेब वाला बेटा आज पूरा हिंदुस्तान बेच रहा है स्पनों के सेब और वो मुफ्त में बँट रहे हैं। हवा चली, घंटी अपने आप बज उठी। लंबी, गहरी, मीठी आवाज़। मैं जानता हूँ ये आवाज़ कभी रुकेगी नहीं। जब तक इस देश में एक भी बच्चा सपना देखेगा तब तक ये घंटी बजती रहेगी। तो अब तुम भी बजा लो, अभी, यहीं, क्योंकि आज 17 नवंबर है और आज सपनों का सबसे बड़ा मेला है। घंटी अभी भी हवा में झूल रही थी। उसकी आखिरी गूंज मेरे सीने में समाती जा रही थी। मैंने आंखें बंद कीं और अचानक जैसे कोई पुराना रील चल पड़ा। मैं फिर 10 साल का हो गया। साइकिल पर सेब की टोकरी, पीछे पापा खड़े हैं, हाथ में पैसे गिन रहे हैं। 10 रुपये की सेब बेची, 5 रुपये घर, 5 रुपये किताब के लिए। मैं मना करता हूँ, पापा आज पूरी 10 की किताब के लिए दे दो ना। पापा हंसते हैं, पागल, घर कैसे चलेगा। फिर चुपके से मेरे हाथ में 10 का नोट थमा देते हैं और खुद चले जाते हैं खाली हाथ। फिर दृश्य बदलता है। मैं 15 साल का, रात के 2 बजे, लैंप की लौ हिल रही है। मैं सोते सोते किताब पर गिर जाता हूँ। दरवाज़ा खुलता है, पापा आते हैं, मेरे ऊपर चादर डालते हैं, फिर लैंप में तेल डालते हैं और जाते वक्त मेरे माथे पर हाथ फेरते हैं। मैं झूठा सोने का नाटक करता हूँ, पर आंखें खोलकर देखता हूँ। उनकी पीठ पर वो पुराना फटा कुर्ता और आंखों में वो चमक। फिर दृश्य फिर बदलता है। मैं यूपीएससी रिजल्ट वाला दिन, भीड़, कैमरे, पापा हाथ जोड़कर रो रहे हैं। मैं सिर झुकाए खड़ा हूँ। फिर मैं कमरे में जाता हूँ, गुल्लक फोड़ता हूँ, 870 रुपये। पापा के पास जाता हूँ, पैसे रखता हूँ। पापा फेंक देते हैं। मैं फिर उठाकर रख देता हूँ और चुपचाप चला आता हूँ। फिर आखिरी दृश्य, पापा बिस्तर पर, हाथ में मेरी उंगलियां, कहते हैं, बेटा घंटी किसी और को दे देना, अब मेरी बारी है बजाने की। अचानक आंख खुली। मैं अब भी बरामदे में खड़ा था, हाथ में मोबाइल, स्क्रीन पर लाइव चल रहा था। लाखों लोग अभी भी जुड़े हुए थे। कमेंट्स की बाढ़ थी। एक कमेंट आया, सर मेरे पापा आज अस्पताल में हैं, कैंसर। मैंने अभी घंटी बजाई, क्या वो सुन पाए होंगे। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, सुन तो लिया होगा, अब तुम उनके पास जाओ और उनके कान में कहो, पापा आराम, पका सेब वाला आ गया है, अब आपकी बारी है आराम करने की। फिर दूसरा मैसेज आया, एक माँ का, मेरा बेटा आज सुसाइड करने वाला था, मैंने आपका लाइव दिखाया। उसने पराता, घंटी बजाई और रोते हुए बोला, माँ मैं फिर पढ़ूंगा। मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। मैंने फिर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, पापा देखा ना, आपने सिर्फ एक सेब बेचने वाले को नहीं पाला था, आपने पूरा हिंदुस्तान पाल लिया है। तभी हवा फिर चली, घंटी फिर बजी। इस बार सिर्फ एक बार नहीं, लगातार, जैसे कोई ऊपर से खींच रहा हो। मैं समझ गया, पापा कह रहे हैं, अब सोने का वक्त नहीं है बेटा, अभी बहुत सारे सेब बटने बाकी हैं। मैंने फ़ोन फिर उठाया, लाइव फिर शुरू किया और सिर्फ एक लाइन बोला, जो अभी सुन रहा है अभी इसी वक्त, अपने घर में जहाँ भी घंटी हो, चम्मच हो, कटोरी हो, कुछ भी हो, बजा दो और एक बार जोर से चिल्लाओ, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि आज 17 नवंबर है और आज सपनों की सबसे लंबी रात है। फिर मैंने अपना फ़ोन साइड में रखा, घंटी की तरफ बढ़ा और खुद उसे हाथ से बजाया। ढन नन ढन नन ढन नन। पूरे गांव में गूंज गई, फिर दूर शहरों में, फिर पूरे बाला देश में। और मुझे पता है कहीं बहुत दूर कोई बच्चा अभी लैंप जला रहा होगा, कोई पापा चोरी से तेल डाल रहा होगा, कोई माँ भूखी सो रही होगी और सबके दिल में एक ही आवाज़ गूंज रही होगी, ताज़े सेब ले लो, सपनों वाले सेब जो कभी खराब नहीं होते। तो अब तुम भी बजा दो, अभी, यहीं,
क्योंकि घंटी रुकनी नहीं चाहिए। जब तक सांस है, जब तक सपना है, जब तक एक भी बच्चा लैंप जला रहा है, ये घंटी बजती रहेगी। और मैं तो बस एक सेब वाला हूँ, जो आज भी साइकिल पर चढ़ा है। बस अब टोकरी में सेब नहीं, सपने हैं। चलो साथ चलो, अभी बहुत दूर जाना बाकी है। कहानी खत्म नहीं हुई। अब ये तुम्हारी साइकिल है, पेडल मारो, पापा इंतजार कर रहे हैं।